एनीबॉडी? या यहाँ पे देखिए कि हाई डिविडेंड जो है पे कर रहे हैं, मतलब 5 ओके पर क्वार्टर जो है वर्किंग कैपिटल को रिड्यूस कर देता है, राइट। इससे जो है इनका शॉर्टेज ऑफ कैश होता है। अगर ये क्वार्टरली जो है अपना डिविडेंड लेस करेंगे तो फिर शॉर्टेज को कंट्रोल किया जा सकता है। क्वार्टरली डिविडेंड कम दें, आई थिंक ये वाला पॉइंट डिस्कस हुआ नहीं था कि ये भी रहता था। ये तो हो गया था कि हम उनके जो अगेन इन दिस सिनेरियो हमने जो डिस्कस किया था, वैसे तो ये डिस्कस हो चुका है। आप में से कोई शेयर करना चाहेगा? जस्ट रिपीट ही करना है। ओके ओके वेल नो 100% ये बात नहीं थी, बट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू या एक्सप्लेन टू यू इज, इफ यू सी इस सिचुएशन के अंदर जहां बिजनेस आ गया है, इससे पहले बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी, यू कुड हैव अदर ऑप्शंस, ठीक है, बट सिंस यू केम टू दिस पोजीशन जहां आप रन आउट ऑफ कैश हो चुके हैं, it has happened already, now the bank knows it, okay, your customers are going to know that at the end of the you have to tell them something, why is their shipment late, basically ये बात spread होगी, ठीक है। जब ये बात क्लियर हो गई है कि अब आपके पास कैश नहीं है, आपको एक अर्जेंटली कैश चाहिए, सो आपके पास फाइनेंसिंग के तमाम सोर्सेज बंद हो गए हैं। लेट मी एक्सप्लेन। जब तक किसी को पता नहीं था ना कि आप बैंक के भी पैसे वापस नहीं कर सकते, या आप बिल्कुल ही कैशलेस हो गए हैं, कोई आपको लोन भी दे सकता था, ठीक है, आप इक्विटी के अंदर भी और किसी और बंदे को शामिल करके पैसे भी ले सकते थे, लेकिन सिंस नाउ पीपल नो कि यू डोंट हैव द कैश, आप मजबूरी में हैं, सिचुएशन इज वेरी क्रिटिकल, इस केस में एक तो वो आपकी एडवांटेज लेना चाहेंगे। अगर आप कुछ बेचने जाएंगे, आपको पता है जब आपको इमरजेंसी कैश चाहिए होता है, व्हाट वुड हैपन इज, अच्छा ये 10 लाख की यार वो इमरजेंसी में तुम तो कैश चाहिए, तो मेरे पास तो अभी 1.5 लाख है, गेट द आइडिया। आपको नहीं मिलेगी इतनी अमाउंट अगर कोई चीज बेचने जाएंगे, तो उसका ऊपर जो अमाउंट आपको चाहिए वो नहीं मिलेगी, और कुछ चीजें बहुत जल्दी बिक भी नहीं सकती, तो फिलहाल बेचने वाली ऑप्शन आउट ऑफ द वे होगी, ठीक है। दूसरी ऑप्शन लोन लेने की, आप बैंक का कर्जा वापस नहीं कर सकते, आपने बैंक को अभी जवाब देना है कि कर्जा कैसे वापस करेंगे, ठीक है। इस केस में अपने रिश्तेदार का भी लोन नहीं देते, कोई और क्या देगा? जब तक ये बात क्लियर नहीं थी ना, ये चीज इस मामले तक पहुंचे नहीं थी, शायद कोई दे देता, इस सिचुएशन में कोई नहीं देगा, शायद बैंक भी पहले एक्सटेंड कर देता, लेकिन इस केस में जो हालात अभी हुए हैं, क्रेडिट ऑफिसर आपको टाइम शायद और दे दे, वो आपको और लोन नहीं देगा। यहां भी बात क्लियर हो गई। तो अब पैसे कहां से आते हैं बिजनेस के पास? देयर आर ओनली टू सोर्सेज, डेट के तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं, द ओनली थिंग लेफ्ट इज इक्विटी, और उसके अंदर हमारी उनसे और इक्विटी डिमांड करने की रीजन जस्टिफाइड है कि ना उन्होंने आज तक कभी रिटेन्ड अर्निंग्स रखी हैं बिजनेस की ग्रोथ को फाइनेंस करने के लिए, बिजनेस ग्रो हो रहा है, उसको फाइनेंसिंग चाहिए, कौन फाइनेंस करेगा? आइदर डेट, जो कि हम अब मैक्स आउट कर चुके हैं, या इक्विटी। सो यहां पर क्योंकि अब लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की जरूरत है, तो व्हाई जस्ट स्टे विद डेट, वो भी शॉर्ट टर्म डेट, व्हाई नॉट गो विद इक्विटी, के इक्विटी होल्डर्स जो उनको रिटेन्ड अर्निंग्स रख के ग्रोथ फाइनेंस करनी चाहिए थी, वहां से हमें फाइनेंसिंग करें। ऑल्दो ये चीज बड़ी क्लियर है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था, इफ आई वाज कुमार आई वुड हैव ब्लेम्ड माय सेल्फ एंड मलिक, लाइक व्हाट वाज मलिक डूइंग, ही वाज स्लीपिंग, हम पेमेंट्स करते रह गए डिविडेंड्स की, हमें यही नहीं पता हमारे अकाउंट्स खाली हो गए, एंड व्हाट वाज आई डूइंग बीइंग कुमार, मैंने आज तक कभी ना अपनी कॉस्ट को देखा कि मेरी कॉस्ट बढ़ बढ़ के कहां चली गई है, कभी उसको कंट्रोल करने की कोशिश ही नहीं की, कहीं केस में एक एविडेंस नहीं है कि कंट्रोल करने की हमने कोई कोशिश की कि कॉस्ट हमारी कम हो जाए, नॉट एट ऑल। बिजनेस के कंपेटिटिव एज क्या होता है? दीज थिंग्स शो योर अनप्रोफेशनल एटीट्यूड टुवर्ड्स बिजनेस, कि ये फैमिली बिजनेस है, आप अपनी मर्जी से जिसको चाहे डायरेक्टर लगाते हैं, जिसको पता भी नहीं बिजनेस कैसे चलाया जाता है। कंपेटिटिव एज क्या होता है कि मैं एक चीज 5 रुपए में बनाता हूं, मेरा कंपेटिटर वही चीज 7 में बनाता है, अगर कंपटीशन पे ये मामला आ भी जाए कल को, तो वो 7 से कम पे बेचेगा तो उसको नुकसान होगा, मैं 5 तक भी बेचूंगा तो भी मुझे नुकसान नहीं हो रहा। हम कंपीट करने में मेरे पास एक कंपेटिटिव एज है, मेरी कॉस्ट ज्यादा होगी, हाउ वुड आई कंपीट?
कल को मुझे प्राइस कंपटीशन पे जाना पड़ जाए, हाउ वुड आई कम्पीट? मेरे मार्जिन कम होंगे, हाउ वुड आई रन द बिजनेस? और ऊपर से कम होते हुए मार्जिन के साथ, ग्रो होते हुए बिजनेस के साथ जो अपनी ही ग्रोथ का शिकार होता जा रहा है, हम डिविडेंड्स के ऊपर फिक्स्ड हैं, इतना ही देना है और हर क्वार्टर में देना है। किसी ने ये नहीं सोचा कि ये आखिर जुलाई का या अगस्त सितंबर का क्वार्टर क्यों देना है हमने। वाई नॉट जस्ट मूव इट टुवर्ड्स एंड ऑफ दिसंबर, जब हमारी पेमेंट आ जाती है, या फिर टुवर्ड्स द स्टार्ट ऑफ द सीजन के स्टार्ट से पहले दे दिया जाए, जब हमारी पेमेंट्स रिसीव हो गई हो। और अगर डिवाइड ही करना है तो इस टाइम पीरियड में कम डिविडेंड जाना चाहिए था। सो बेस्ट पॉलिसी इज यू विल कॉल द शेयर होल्डर्स, उनकी मीटिंग होगी, उनको बोला क्लियरली आप बता देंगे, दे आर रीजनेबल पीपल, कि ठीक है अगर आप फाइनेंसिंग नहीं देते तो बिजनेस इज गोना गो बैंकरप्ट, इस वक्त और कोई ऑप्शन नहीं है और कहीं से कैश नहीं मिलेगा। बिजनेस बैंकरप्ट होगा तो जैसे ही लोगों को पता चलने लगेगा कि हमारा बिजनेस बैंकरप्ट होने वाला है, तो हमारे लाखों रुपए के रिसीवेबल्स हैं, कोई 1 रुपया भी नहीं देगा। मैंने आपको बताया था कोई नहीं देता, वो जेल चले जाएंगे, पैसे नहीं देंगे। और उनको पता है यार 750 किलोमीटर दूर बैठा हूं मैं, बैंक 750 किलोमीटर दूर जाकर उसे पैसे रिसीव करके आएगा, आप क्या 750 किलोमीटर जाएंगे उसे कुछ लाख रुपए लेने के लिए, और वो नहीं देगा तो क्या कर लेंगे? आपके पास क्या सिक्योरिटी है उससे? नथिंग एट ऑल। नहीं देगा, नहीं देगा, केस कर दें, चलता रहेगा इंडिया पाकिस्तान के अंदर, तो जितने मर्जी साल चलाई रखें। गेट द आइडिया। सो आप शेयर होल्डर्स को बताएंगे कि या तो और इक्विटी प्रोवाइड कर दें, अदरवाइज जो आपकी इक्विटी है उसमें से भी 9-9 10-10 लाख तो ऐसे ही निकल जाएगा, क्योंकि ये तो आना नहीं है, और जो बाकी बैंक है उसने अपना पैसा ले जाना, जो बचेंगे पैसे उसमें से आपको जो मिल गया मिल गया। और जो बिजनेस इतना बड़ा अच्छा बिजनेस है, चल रहा है, रनिंग में है, प्रॉफिटेबल है, मार्केट से अच्छे ग्रोथ रेट पे चल रहा है, 15% मार्केट ग्रो कर रही है, हम 18% पे ग्रो कर रहे हैं, बिजनेस में अच्छा पोटेंशियल है ग्रोथ का, प्रॉफिटेबिलिटी का, वो भी बंद हो जाएगा, और ये जो इतना डिविडेंड आ रहा था इतना, ये भी बंद हो जाएगा। मैंने कहा ना कि जब तक तो सिचुएशन ठीक थी आप कर सकते थे, बुलाई तो है, अब इसमें कह दें कि जी और डाल लें, वो भी अप्रूव कर दें कि जी और डाल सकते हैं, आएगा कोई इस टाइम पे जो बैंक के पैसे नहीं दे सकते आप? इस वक्त तो आप बैंक को पैसे नहीं दे सकते ना, कोई नहीं आएगा। मैंने कहा कि रिश्तेदार लोन नहीं देगा, शेयर होल्डर आकर अपने पैसे फंसाएगा, लोन तो सिक्योर होता है फिर भी। ये भी बता दूं, इस टाइम पर जो आएगा वो फिर अपनी जो इन्वेस्टमेंट होगी उससे ज्यादा शेयर मांगेगा। ये होता है जब आप क्राइसिस में होते हैं, ये होता है। लीमन ब्रदर्स जब फेल हो रहा था तो बार्कलेस ने परचेज करने के लिए उन्होंने कहा था अपने टॉक्सिक एसेट्स निकाल के अच्छे वाले एसेट्स हम खरीदेंगे, और वो भी प्रीमियम के साथ, अच्छे रेट के साथ। हम उस रेट पे नहीं लेंगे जो मार्केट रेट है, आपको जरूरत है, मजबूरी है आपकी। तो यहां पर भी यही होगा, इसलिए इस वक्त न्यू को ऐड करना भी इज नॉट अ वायबल ऑप्शन। है सही एट द टेबल, कोई आ जाता है पैसे देता है, फाइन, इट कैन बी डन, लेकिन न्यू भी इस वक्त उतनी आसानी से नहीं आएगा, और अगर आएगा तो अच्छी टर्म्स लेगा फिर आपसे, क्या पता बाकी बोर्ड उसके ऊपर एग्री करे या ना करे। और जो आपने एक पॉइंट रेज किया था कि सर उनसे डेट 1 साल के लिए रोक दिया जाएगा, नो, आई नेवर सेड कि उसका डेट, सॉरी डेट कह रहा हूं मैं, डिविडेंड 1 साल के लिए रोक दिया जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं ना कि उनका डिविडेंड 0 कर देते हैं, हो सकता है फैमिली बिजनेस है, वो जरूरी नहीं सारे बिल्कुल क्लोज ब्लड रिलेटिव्स हैं जो आपकी बात मान भी जाएंगे, दे माइट बी फार अवे पीपल, जो कि कोई नाराज भी हो सकता है उसमें से कि जी इसके बच्चे को इन्होंने जॉब दी है जो 3 नेफ्यूज को दी है, मेरे बच्चे को नहीं दी थी। ठीक है, वो तो कहेगा जी मेरे पैसे भी वापस करें ना, आप मेरे पैसे दे दें, बस मुझे नहीं चलाना आपके साथ बिजनेस करना। इधर तो पहले नहीं है ट्रक निकलवाने के लिए, तो यहां पर आप उनको ये कहेंगे कि आपको डिविडेंड जरूर मिलेंगे, लेकिन एक जो ये फिक्स्ड अमाउंट है ये नहीं मिल सकती। ठीक है, एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दिया जाएगा। अब प्रॉफिट जितना भी हो, पिछले साल 20 लाख हुआ है तो उसका आधा 10 लाख दिया जाएगा, लेट्स सपोज 50-50 कर लेते हैं। इस अगले साल हमारा एक्सपेक्टेड 12 लाख है तो 6-6 मिलेगा भाई। ठीक है, अब आप इसको 4 क्वार्टर्स में लेना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन इसके लिए कैश
लेट्स कम टू दिस पॉइंट एज वेल। जब कह रहे हैं नया पार्टनर ऐड करें, एक तो उसके लिए आपको पहले पिछलों की परमिशन चाहिए होगी। फिर भी आप जब नए शेयर इश्यू कर रहे हैं, नए पार्टनर को ऐड कर रहे हैं, उसके इसके अंदर ये पहली ऑफर देते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कि क्या उनमें से कोई अपनी परसेंटेज मेंटेन करना चाहता है या इंक्रीज करना चाहता है, तो पहले राइट उसको मिलेगा। उसके बाद आप बाहर ऑफर देंगे कि कोई ले, ठीक है, तो वो एक लंबा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए भी वो पॉसिबल नहीं है। अब आ जाते हैं हम इन्वेंटरी साइकिल के ऊपर, चले इसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आपका जो पॉइंट है ना कि इससे पेएबल्स एंड ऑल दिस थिंग, हमारा पेएबल है कितने अरसे का? 15 डेज। 15 डेज रफली उन्होंने जो बताया हुआ केस के अंदर जो इंफॉर्मेशन 15 डेज है, रफली 2 वीक्स बेसिकली 14-15 डेज बनते हैं। अगर वो 15 डेज के अंदर पेमेंट कर ही देता है तो मोस्ट प्रोबेबली इस वक्त कोई पेएबल्स हमारे पास ऐसा होंगे नहीं, और अगर हैं भी एक तो पिछले पेएबल को हम कम नहीं कर सकते, दूसरा है भी तो इस वक्त तो कैश ही नहीं है उस पेएबल को भी पे करने का, कैश है उसको देने का, वो पेएबल है, रिसीवेबल थोड़ी पेएबल है, कैश ही नहीं है तो पे कहां से करना, उसको पता नहीं भाई पैसे ही नहीं है, किधर से देंगे तुम्हें पैसे। और नया भी अगर मंगवाएंगे तो पैसे कहाँ है मंगवाने के लिए, ठीक है। सीजनल सप्लाई जो कर रहे हैं वो एक लेवल पे कंजम्पशन नहीं हो सकता। ओके, जो सीजनल कर रहे हैं उसको लेवल पे, अब ये दो बेसिकली ये दोनों प्रपोजल्स की बात करें, जो दो प्रपोजल उसके टेबल पे थे, लेट्स डिस्कस दीज एज वेल, चलें इनको भी पहले सेटल कर लेते हैं। एनीबॉडी, हम कितने दिन की इन्वेंटरी मंगवाते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट करना चाह रहा हूं मैं बिजनेस का, ठीक है। ये ऑप्शन ए जिसके अंदर हम इन्वेंटरी को रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। हम कितने दिन की इन्वेंटरी मंगवाते हैं? 2 मंथ्स, दैट मेक्स इट 60 डेज, ठीक है। और हम कब पेमेंट करते थे? अपनी 15 दिन के अंदर अंदर करते थे, तो वो 15 दिन तो निकाल देना, क्योंकि 15 दिन हमें उसकी पेमेंट नहीं करनी होगी। 15 दिन के बाद करते हैं तो 60 में से 15 निकाल दी, 45 बच गए, ठीक है। इसमें हम ऐड करेंगे कि कितने दिन में हमें पैसे वापस आ जाते हैं, यूजुअली मिनिमम 48 डेज मिनिमम, ठीक है। सो 48 डेज के बाद हमें पेमेंट आती है, तकरीबन 93 डेज बनते हैं, 93 डेज का साइकिल, दैट मींस 4 साइकिल्स इन अ ईयर रफली। वो भी अब वॉल्यूम सबका डिफरेंट होगा, इसलिए वो हम जो इक्वल ट्रीट में आपको बता रहा था वैसे तो नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट यू गेट एन आइडिया कि रफली 93 डेज का साइकिल है जो आपकी फाइनेंसिंग
एनीबडी? अच्छा लिसन, चुप रहने से कुछ नहीं होगा। मैं पूरी वीडियो आपको दिखाकर टाइम वेस्ट जो किया है उसका पर्पस ये था कि आपको ये तो कह रहे हैं कि यू हैव टू स्पीक। गलत स्टांस ले लें, गिव मी एन एग्जांपल। क्या गलत स्टांस लेने पर या गलत जवाब देने पर मैंने कोई फाइन रखा हो कि 2000 रुपए देने पड़ेंगे सारे प्रश्नों को? नहीं बोलते यार, फाइन लग जाएगा। ये आपको पनिशमेंट, मैं वो चेयर पर खड़े हो जाओ, मुर्गा बन जाओ, थिंग्स लाइक दैट, कुछ नहीं है ना। स्टांस तो लें, सही है गलत है, आपको क्या लगता है? सामने आपके प्रपोज प्लान है, आपका एक्सपीरियंस भी है, नॉलेज भी है, जैसे कि आप बैंकिंग भी कर रहे हैं, कुछ अपना प्रीवियस नॉलेज भी है। व्हाट डू यू थिंक, इज दिस अ गुड आइडिया और नॉट? ऑन द फेस ऑफ इट क्या लगता है? बात यूं नजर में हो गया। Take a chance, tell me. Okay, fine. एक वोट यूजलेस का आ गया, बाकी सब मैंने सबका वोट लेना है। I'm gonna force you to take a decision. अगर आप खुद नहीं लेंगे तो I have to vote you. Okay, जो कहते हैं कि ये यूजलेस है, raise your hand. 2. जो कहते हैं कि ये यूजलेस नहीं है, अच्छा आइडिया है, अप्लाई किया जा सकता है। 2, 3, 4. फाइन। जो कहते हैं यूजलेस है वो अपना रीजन देंगे, जो कहते हैं कि ये यूजलेस नहीं है, ये बेहतर है, वो अपना रीजन देंगे। कोई रीजन दे दो, डजंट मैटर। सर उसको कैंसिल आउट करना तो बात तो वही होगी। कैंसिल आउट कर रहा है तो बात प्रॉफिट हो रहा है अपना, हम लॉस को तो कर रहे हैं क्योंकि सीजन है ना। ओके, सीजन में ज्यादा मार्जिन आ रहा है और प्रोडक्शन सर पूरे साल हम सेम रखेंगे। ठीक है, जब नहीं बिकना वो भी तो हमारे पास स्टोर रहेगा। हां, स्टोर तो करना पड़ेगा डेफिनेटली, पर सीजन नहीं है वो, उसके बाद वो रखना भी पड़ेगा। यस, उससे क्या होगा? सीजनल लेऑफ्स हो जाएंगे ना, केस में से उठा के लाए हैं। सीजनल लेऑफ कम हो जाएंगे, जो प्रपोजल के अंदर दिया हुआ है कि जी हम मेरी लेबर यूनियन के साथ बात चल रही है, लेबर यूनियन जो है हमसे बड़ा टफ टाइम देती है और उसका एक कंडीशन अगली नेगोशिएशन की ये भी है क्योंकि हम अपने कॉस्ट कम करना चाह रहे हैं। उनकी अगली एक नेगोशिएशन की जो कंडीशन है वो ये है कि जो हमारे इसकी जो प्रोडक्शन है इसके अंदर हम जो हायर करते हैं टेम्परेरी लोगों को, उनको फिर ले ऑफ कर देते हैं, वो ना किया जाए, परमानेंट हायरिंग की जाए। तो इससे एक तो ये बेनिफिट हो गया। दूसरा एक और बेनिफिट केस में दिया हुआ है, प्रोडक्शन रिस्क कम हो जाता है। प्रोडक्शन रिस्क क्या है? एनीवन? पीक पे अगर आपकी कोई मशीनरी खराब हो गई है। यस, क्योंकि आप फुल कैपेसिटी पे अपने प्लांट को चला रहे हैं यहाँ पर। अगर कोई मशीन खराब हो जाए, अब आप ऑर्डर कैसे फुलफिल करेंगे? प्लांट तो मतलब अब ये मशीनें आमतौर पर जिस तरह इंडस्ट्रियल मशीनें हैं, ये ऐसे नहीं है कि साथ वाली दुकान पे गए और जाके उठा के ले आएंगे नई चीज। ये आमतौर पर टू ऑर्डर बनती हैं और जब सीजन चल रहा होगा तो ऑर्डर देंगे, कई महीने लगेंगे बनने पे, फिर आप तक शिप की जाएगी वो चीज। और अक्सर ये आउट ऑफ कंट्री बन रही होती है। क्या करेंगे? एशिया ग्रीवेल का सभी प्लांट लगा था 8 दिन आने जैसे कराची था। तो क्या करेंगे वो? अगर कुछ चीज खराब हो जाती है, कोई प्लांट में इश्यू आ जाता है, तो भी हमारी तो प्रोडक्शन रुक जाएगी। जो पीक सीजन है उसमें प्रोडक्शन रुक जाएगी, सेल नहीं हो रही होगी तो भी एक रिस्क है। अब 2 पॉइंट्स आ चुके हैं इन फेवर, चलिए ये भी लिख लें। सो फेवर में 2 पॉइंट्स, अगेंस्ट अभी तक कुछ नहीं मिला मुझे, 0 है। बताओ अगेंस्ट वालों कुछ सोचो, इसको इस्तेमाल करो। दिस इज देयर फॉर अ रीजन, थिंक। पॉइंट्स आपने दिए हैं, वैलिड हैं, उनकी जस्टिफिकेशन दे दो सिर्फ। जो बातें आप कह चुके हैं उसमें बड़ा वजन है, सोचें। अच्छा रिपीट ही कर दो जो कह चुके हो। प्रोडक्शन और जो सेल है वो एक दूसरे को क्रॉस आउट कर रहे हैं तो वो इक्वली हो रहा है। ओके या तो वो इक्वल ही हो रहा है, लेकिन हम ओवर प्रोडक्शन करना भी नहीं चाहेंगे ना। हम ओवर प्रोडक्शन क्यों करना चाहेंगे? हम तो यही चाहते हैं कि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें ताकि एक्स्ट्रा माल भी हमारे पास ना पड़ा और वही बिक जाए आगे सीजन के अंदर। क्या करना,
पर्पस ये है कि इतनी ज्यादा प्रोडक्शन सिर्फ सीजन में करें और बाकी टाइम पे खाली बैठे रहे यहाँ पर, तो उसकी जगह हम एक लेवल प्रोडक्शन करें, तो जो इस सीजन के लिए एक्स्ट्रा डिमांड है ये इस लेवल प्रोडक्शन के थ्रू कवर हो जाए। तो उसका पर्पस तो यही है कि कवर कर लिया जाए। इसका मतलब ये कहीं भी नहीं है कि मतलब उसको एक्स्ट्रा होनी चाहिए प्रोडक्शन। दूसरा पॉइंट आप ही ने दिया था सर, एक ये कहा था कि जो प्रोडक्शन हम एक सीजन में कर रहे हैं, या तो सीजन में कस्टमर ज्यादा होता है, मशीनरी खराब हो सकती है, पानी ये कस्टमर ज्यादा होता है उससे हमें फायदा क्या होगा? उससे ज्यादा रेवेन्यू आएगा, जितना ज्यादा मतलब एक सीजन में निकल जाएगा जो स्टॉक है। तो ये पीछे का बना के अगले सीजन के अंदर डबल रेवेन्यू आएगा। पिछले टाइम के ऊपर तो फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर बनाओ, बेचो, कस्टमर ज्यादा होता है सीजन के अंदर एक्स्ट्रा बेचो। सर इन्होंने कहा था कि अगर विदाउट सीजन हम प्रोड्यूस करते रहते हैं या तो सेल नहीं होगा और वो हमें स्टॉक करना पड़ेगा। और स्टॉक करना पड़ेगा, स्टॉक करना पड़ेगा, चलिए स्टॉक करना पड़ेगा, ठीक है। स्टॉक करने में क्या प्रॉब्लम है? एक प्राइस वाला मामला भी आया था कोई, वेयर हाउस का Variable cost. ओके नहीं, आई थिंक ये जो पॉइंट था कि कस्टमर ज्यादा मिलता है या प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा मिलता है सीजन के अंदर, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी उस पॉइंट की। आई डोंट नो यू वर सेइंग द सेम और नॉट। जो बात कर रहा था। ठीक है, अगेन बहुत कंपेटिटिव सेक्टर है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसके अंदर इंडिकेटिव कि सीजन के अंदर इनको सेल की प्राइस ज्यादा मिलती है। ये कंपेटिटिव रेट्स पर ही बेच रहे हैं और ये अपनी प्राइस चेंज बहुत ज्यादा नहीं कर रहे। सो सीजन ऑफ सीजन डजंट मैटर, रेट वही रहता है उनका ऑलमोस्ट, ठीक है। दो पॉइंट्स, एक आप ऑलरेडी दे चुके हैं लेकिन उसकी रीजन नहीं दे रहे, ठीक है। द थिंग इज, ये जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हम यहां कर रहे हैं इस दौरान इसको हमने स्टोर करना है। एक हम टू ऑर्डर चीजें बनाते हैं, हम कोई ऐसी चीज नहीं बनाते कि जो स्टैंडर्डाइज्ड, आई डोंट नो प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज्ड है लेकिन क्या इसमें कोई टू ऑर्डर डिफरेंस भी आता है? लेट्स सपोज कलर का डिफरेंस को धागा डिफरेंट कलर का बना के देना पड़ता हो, सर फैशन चेंज हो सकता है। फैशन चेंज हो सकता है। जो मैंने पहले कहा था, अगेन फैशन कंटेक्स्ट में ये कि एक कलर इन ना रहे, क्योंकि बेसिकली यहाँ फैशन तो नहीं हो रहा होगा ना, धागा है, तो मे बी उसके अंदर कोई या तो न्यू टेक्नोलॉजी आ जाए कि ये अब इस धागे के अंदर ये चीज भी होगी, या फिर वो उसका कलर वो वाले की डिमांड ना रहे, अगले साथ किसी और कलर की डिमांड ज्यादा हो, तो आप जो प्रोड्यूस कर बैठे हैं वो कहाँ जाएगा? वेस्ट। फिर स्टोरेज की कॉस्ट, द कॉस्ट एसोसिएटेड विद स्टोरेज, माल स्टोर करने के लिए जगह चाहिए, फिर उसकी सिक्योरिटी के लिए बंदे चाहिए, ठीक है, फिर उसको बार बार मेंटेन करना, देखते रहना, उसके रिकॉर्ड रखना, चोरी तो नहीं हो गया बीच में से, कुछ चूहे तो नहीं खा गए वहां आके कोई चीज, ठीक है, उसकी मेंटेनेंस चाहिए। और आहिस्ता आहिस्ता आपका स्टॉक बढ़ेगा और साथ साथ आपकी कॉस्ट भी बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल जब यहाँ प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं इसी लेवल के ऊपर, आहिस्ता आहिस्ता आपकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी स्टोरेज की, और ये बढ़ के और ज्यादा बढ़ती जाएगी जब तक कि आप यहाँ नहीं पहुंचते, जब आपकी चीजें सेल नहीं होने शुरू होती तब ये कॉस्ट नीचे आना शुरू होगी। यू गेट द आइडिया? Credit terms decrease करना है customers का. मैं बता चुका हूं, इसको हम नहीं छेड़ सकेंगे, हम अपने कस्टमर को नहीं भगाना चाहते। इतनी कंपेटिटिव इंडस्ट्री है, आप बार बार ये बात बोल रहे हैं, इंडस्ट्री बहुत कंपेटिटिव है। आपको डिसीजन लेते हुए ना हर बिजनेस के अंदर सेम डिसीजन नहीं लिया जा सकता। एवरी बिजनेस इज डिफरेंट, दे हैव अ यूनिक सिचुएशन। इनकी यूनिक सिचुएशन ये है कि इनका सप्लायर इनको कोई बेनिफिट दे नहीं सकता और कस्टमर से ये कोई बेनिफिट ले नहीं सकते। इनकी बेहद कंपेटिटिव सेटिंग है। ये एक यू कैन से बड़ा ही जनरलाइज्ड प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसमें ये नहीं है कि इनकी पावर हो, बार्गेनिंग पावर हो किसी तरह की, वो इनसे नहीं खरीदेंगे, किसी और से खरीद लेंगे। और जो इस वक्त इनके हालात हैं उसमें कोई बार्गेन कर सकता है? सो इंडस्ट्री की सिचुएशन भी, इनकी अपनी सिचुएशन भी, इंसानों को देखते हुए इस पर इस वक्त डिस्कस करना पॉसिबल नहीं। इसकी तरफ मैं आता हूं भी। एक जो सोल्यूशन इसका है वो ये भी है कि आप प्रोडक्शन लेवल घटा दें, उस प्रोडक्शन लेवल के ऊपर ले जाएं जिसके ऊपर पहले था। बिजनेस की ग्रोथ है ना मसला हमारा, तो ग्रोथ की वजह से सारा मसला खड़ा हुआ है, ग्रोथ कम कर देते हैं, क्या उससे मसला हल हो जाएगा? अगले पॉइंट में हमने ये भी डिस्कस करना है, डोंट वरी। लेकिन ये आइडिया आपको क्लियर हुआ? हो क्या रहा है बेसिकली, जब ये आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ये रॉ मटेरियल की कॉस्ट लग रही है, लेबर की कॉस्ट लग रही है,
ठीक है, बिजली का बिल, फैक्ट्री के बाकी खर्चे, ओवरहेड्स वगैरह सब लग रहे हैं। अभी प्रोडक्शन होती जा रही है, इसके ऊपर ये सब कुछ लगता जा रहा है और ये चीजें बिक नहीं रही, ये पड़ी है, ये अगले सीजन के स्टार्ट पे बिकनी है। ये सारी कॉस्ट एक्यूमुलेट होती जा रही है। इस वक्त तो पैसे हैं नहीं ना, लेकिन अगर हों भी अगले सालों में इसको हम अप्लाई भी करें, ये सारी कॉस्ट एक्यूमुलेट होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, जब तक सीजन स्टार्ट नहीं होता दोबारा। इतनी हैवी कॉस्ट की फाइनेंसिंग करनी पड़ेगी। फिर स्टोरेज के मामला, कोई चीज डैमेज हो जाए, इंश्योरेंस करवाएंगे, उसका खर्चा पड़ेगा। और इतना माल स्टोर करने के लिए भी और 7-8 महीने का माल स्टोर करना है, अच्छी खासी जगह चाहिए होगी। और कल को ना बिका, कोई डिफरेंस हुआ प्रोडक्ट्स के अंदर, या पड़े पड़े कोई इस तरह का डैमेज हो गया कि क्वालिटी पे फर्क आ गया, कलर फेड हो गया, कुछ हो गया, पड़े पड़े स्टोरेज ऐसी थी उसकी जी, सर्टन करनी थी, ज्यादा गर्मी में स्टोर हो गया, कोई थोड़ा सा फर्क पड़ गया, या कस्टमर ने उस कलर की डिमांड ही नहीं की, क्योंकि हम तो मेड टू ऑर्डर करते हैं, हम तो टू ऑर्डर प्रोड्यूस करते हैं, जो कस्टमर ऑर्डर देता है उस हिसाब से धागा बनाते हैं। इस वजह से जिन लोगों ने कहा था कि ये प्रपोजल रिजेक्ट होगा, they were right. This is going to be rejected. इसकी एक सादा एग्जांपल आपको देता हूं। क्या आपने कभी अपनी लाइफ में कोई और सीजनल बिजनेस नहीं देखा? कभी देखा है कि वो सीजनल बिजनेस वाला अपना बिजनेस ऑफ सीजन में भी चला रहा हो? अगर ये पॉलिसी सक्सेसफुल होती है, इससे कोई फायदा हो सकता होता, तो फिर सारे सीजनल वाले अपने आप को ऑफ सीजन में भी शुरू, क्योंकि फैक्ट्री तो बंद पड़ी है, उनका प्लांट तो बंद पड़ा, उनकी मशीनें बंद पड़ी हैं जिस टाइम पे ऑफ सीजन है। शुगर मिल ले, आखिर शुगर मिल वाला पूरा साल क्यों नहीं चलाता? गन्ना स्टोर करे तो पूरा साल चले। चले जी, गन्ने का वाटर कंटेंट कम हो जाता है, गन्ना स्टोर ना करे, जूस उसका निकाल के साइलोस के अंदर स्टोर करे और फिर सारा साल प्रोसेस करे। स्टोरेज की कॉस्ट है, वो डैमेज हो सकता है, उसका फ्लेवर वो नहीं रहेगा, वो खराब हो सकता है, फिर सो मेनी अदर फैक्टर्स। और फिर बाकी टाइम में उस प्लांट को कुछ और तरह से भी यूज नहीं किया जा सकता। और सीजन में ही सबसे ज्यादा प्रोड्यूस आपको वो कैपेसिटी मिलती है, तो तब फुल कैपेसिटी पे रन करते हैं। और ऑफ सीजन फिर आप लेबर को भी ले ऑफ कर देते हैं, क्योंकि उसको पे करने की कोई सेंस नहीं बन रही होती उस टाइम पे। इस सिचुएशन में भी दिस इज एज ट्रू एज इट गेट्स। कंपनी इंश्योर्ड नहीं होगी, लेट्स सपोज मोस्टली, अगर आप कह रहे हैं किसी और बिजनेस में देखो, किसी कॉटन फैक्ट्री को देखो, या रेट ज्यादा होता है, जब कम हो जाता है, हमारी कहानी पूरी आग लगा के इंश्योरेंस से पैसे कस्टमर भी खराब नहीं होता, तो फिर उसमें एक मसला है ना, खुद ही आग लगाने के केस के अंदर अगर पकड़े गए तो, और एक इंश्योरेंस पहले तो अगर है तो भी उसकी कॉस्ट पड़ रही है, नहीं है करवाएंगे तो भी कॉस्ट पड़ेगी। ठीक है, अगेन आपने स्टॉक तो कर तो लिया, अब स्टॉक नहीं बिक रहा तो उसको आग लगे, मेक्स नो सेंस। इंश्योरेंस बता दो, अगर करवाएंगे ये जो रॉ मटेरियल बना के स्टॉक बना के रख लेंगे उसकी, तो एक कॉस्ट बढ़ जाएगी। पहले मार्जिन बहुत लीन है इनका, बहुत थिन मार्जिन है, दे आर ऑन अ वेरी शॉर्ट लीश। ठीक है, लेट सपोज कर भी लें तो भी मसला की कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर ऑलरेडी है, ठीक है, जब इतना ज्यादा स्टॉक कर रहे होंगे इंश्योरेंस की कॉस्ट बढ़ेगी, वो ज्यादा चार्ज करेंगे इसके लिए। इवन देन वो एक एडिशनल कॉस्ट साथ कैरी करते हुए इन कॉस्ट के साथ डैमेज हो जाए तो कुछ हद तक उनसे कवर हो जाएगा, लेकिन अगर बिकता नहीं है तो बिकने के अगेंस्ट तो इंश्योरेंस नहीं होती, वो तो फिर वही जलाने वाली ऑप्शन रह जाती है कि जला दिया, फिर इन्वेस्टिगेशन में पता चला ये नहीं इन्होंने तो खुद जलाया था। और हमारे यहाँ की इंश्योरेंस कंपनी उस तरह की नहीं जैसे इंटरनेशनली वो बिजनेस कर रही होती है। ठीक है, वहां तो उनको पेमेंट करनी पड़ती, यहाँ तो कोई बहाना इनको मिलना चाहिए, सिर्फ ये ढूंढ रहे होते हैं बहाना मिले ना पेमेंट करनी पड़े। उनको पता है एक बार लिटिगेशन में गया ना मामला, ये 50 साल पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। वो आपको लिटिगेशन में ले जाएंगे लेकिन वो पेमेंट नहीं करेंगे, वो सिर्फ एक पॉइंट ढूंढेंगे किस पॉइंट के साथ हमें ये पेमेंट से बच सकते हैं हम। बट लेकिन अगर इंश्योरेंस हो भी, इवन इन दैट केस वुड दैट मेक एनी सेंस? इतना अरसा इतनी ज्यादा कॉस्ट को कैरी कर सकते हैं वो? उनके पास तो पहले पैसे नहीं है, इसकी फाइनेंसिंग करना, स्टॉक को रखना, स्टॉक को फाइनेंस करना, लेबर पे कितना खर्चा हो वो सारा अपना फाइनेंस करा, आपका साइकिल बेसिकली एक्सपैंड होता जा रहा है। सो वुड बी अनरियलिस्टिक, अनरीजनेबल। जितना इससे बेनिफिट होगा उससे ज्यादा इसके ऊपर खर्चा लग जाएगा। जैसे कि शुगर मिल वाला अगर अपने पास गन्ने का जूस स्टोर कर ले, उसने बनाया जी 500-600 साइलोज, उनमें स्टोर किया गन्ने का जूस,
फिर सारा साल उसकी प्रोडक्शन की, मेक्स नो सेंस। वो साइलो बनाने का खर्चा ही ज्यादा हो जाएगा, फिर जो चीनी बना बना के रखता जाएगा वो अलग। उसको सूट करता है कि मैं सीजन के अंदर अपना प्लांट फुल कैपेसिटी पे चलाऊं, बाद में बंद कर दूं। तो ज्यादातर सीजनल बिजनेसेस के अंदर ये मॉडल सक्सेसफुल रहा है कि उसको सीजनल ही चलाया जाए, उसको ऑफ सीजन नहीं चलाया जा सकता। तो यूजुअली सीजनल बिजनेस जितने भी हैं वो सीजन में ही चलते हैं और ऑफ सीजन में बंद रहते हैं। इसीलिए ये प्रपोजल एज सच हमें बेनिफिट नहीं देगा, ठीक है, जितना बेनिफिट देगा उससे ज्यादा नुकसान देगा। इसलिए ये इतना सक्सेसफुल प्लान नहीं होगा, इसलिए इसको हम रिजेक्ट करेंगे। ओके, एनीथिंग एल्स जो अभी आप लोग डिस्कस कर रहे थे उसको बता दें, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट आर दी अदर सॉल्यूशंस? मैंने भी कोई एक बताया था अभी। ओके, कस्टमर से पैसे लेने का टेन्योर। लेट्स कम टू दिस पॉइंट, ठीक है। लेट्स सपोज हम कस्टमर से पैसे ले लेते हैं जल्दी, कस्टमर हमारा चला जाता है, हमें फायदा होगा या नुकसान होगा? हमने टाइम कम कर दिया, कस्टमर देखेगा ये टाइम भी कम कर रहे हैं, माल भी टाइम पे सप्लाई नहीं करते, कस्टमर चला जाएगा। अब हमारा इसके अंदर जो पॉइंट था वो ये था कि हम तो वैसे ही ग्रोथ थोड़ा करना चाहते हैं, हमारी ग्रोथ तो हमारा मसला है। अगर हम अपनी प्रोडक्शन कम कर दें, ठीक है, हम इतनी प्रोडक्शन करेंगे, कस्टमर भी जाएगा, प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी, हमारे फाइनेंसिंग के मसले हल हो जाएंगे। गेट द आइडिया? क्या इससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? जिस प्रॉब्लम को कैश का, फाइनेंसिंग का प्रॉब्लम है, ये सॉल्व हो जाएगा? करंट में या ओवर द फ्यूचर, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इन एनी सिनेरियो? नो। थोड़े अरसे के लिए कुछ पैसा आ जाएगा आपके पास, लेट्स सपोज कस्टमर को आप फोर्स करेंगे, वो कुछ पैसा दे देगा, लेकिन कस्टमर लूज हो जाएगा। पीक सीजन में आप कस्टमर लूज करने का रिस्क लेना चाहते हैं और चले ग्रोथ स्लो कर भी लेते हैं। इज दैट द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस? और अगर कर भी लेते हैं, हम प्रोडक्शन कम कर देते हैं, हम कस्टमर से कुछ उससे पैसे मांग लेते हैं, ये टाइम पीरियड भी कम कर लेते हैं, कुछ कस्टमर चला भी जाएगा, प्रोडक्शन कम होने की फर्क नहीं पड़ता हमें बहुत ज्यादा, चलिए कुछ कस्टमर चला जाए थोड़ा। क्या ये एक अच्छा सॉल्यूशन होगा? एनीबॉडी? एक बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में जब हम देख रहे हैं, बिजनेस का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव से एक ऑब्जेक्टिव ग्रोथ होता है। बिजनेस ने ग्रो करना है, बिजनेस वहीं पर नहीं रह सकता, बिजनेस स्केल नहीं रह सकता, बिजनेस को ग्रो करना है, उसको मार्केट नीड्स के हिसाब से चेंज भी होना है, ठीक है। अगेन दूसरी चीज, क्या इससे हमारा बैंक का लोन क्लीन अप हो जाएगा? नो, दिस इज नॉट गोइंग टू क्लीन अप आवर लोन। थोड़े से पैसे आएंगे कस्टमर से तो सारे तो देने नहीं लगे, जो देगा भी डिस्काउंट ऑफर करना पड़ेगा मैक्सिमम। अगर हम उनसे ले सकते हैं कि बगैर मतलब अपनी इमेज डैमेज किए ये डिस्काउंट ऑफर कर रही है 30 दिन में दे दें, तो वो अगले 15 दिन बाद थोड़े से पैसे जल्दी दे सकते हैं, लेकिन डिस्काउंट देना पड़ेगा। अगेन हमारे ऑपरेटिंग मार्जिन जितने कम है उसमें डिस्काउंट देने से बड़ा फर्क पड़ जाएगा हमारी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। और थोड़ा सा कैश चले अरेंज हो भी गया इस तरह से, बहुत ज्यादा तो होना है, जो थोड़ा सा हो भी गया उससे बैंक का लोन तो नहीं क्लीन होने वाला, उससे बिजनेस की फाइनेंसिंग के नीड्स तो निकल होने वाला। ट्रू। इसलिए इस स्ट्रेटजी के अंदर कोई ना सेंस बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बनती है, ना सॉल्यूशन के पर्सपेक्टिव से बनती है। एक तो से मसला भी हल नहीं होगा, कस्टमर भी जाते रहेंगे, बिजनेस की ग्रोथ भी कम हो जाएगी, उल्टा हम नुकसान की तरफ लेकर जाएंगे बिजनेस को। बिजनेस के अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव से ग्रोथ है और हम चाहेंगे बिजनेस ग्रो करे। जब एक इकोनॉमी इन्फ्लेट कर रही है, आपकी कस्टमर बेस इन्फ्लेट कर रही है, बिजनेस अच्छा ग्रो कर रहा है, उसका मार्जिन भी है, why do we want to reduce these sales? Why would we like to reduce the size of the business? ठीक है, फाइनेंसिंग अरेंज की जाएगी उसको बिजनेस को चलाने के लिए, क्योंकि बिजनेस इज वायबल, इज प्रॉफिटेबल, इंडस्ट्री से ज्यादा रैपिड ग्रोथ है उसकी। गलती हमारी है कि हमने उसको फाइनेंस नहीं किया सही तरह। और अगर हम कर भी लें
तो उससे फायदा कोई नहीं हो रहा ना, लोन क्लीन अप हो रहा है ना कहीं और फायदा हो रहा है। कितने पैसे की फाइनेंसिंग ले, 15 दिन की फाइनेंसिंग तुम ले ही लेते थे कस्टमर से। क्या हम चला सकते हैं बिजनेस को बहुत ज्यादा? अगले महीने की सैलरी नहीं देनी लोगों की, जो एम्प्लॉयज उनको सैलरी देनी है, जो ट्रक्स जाएंगे अगले महीने तक, अगले महीने के अंदर उनको पैसे देते रहना एक्साइज इंस्पेक्टर को। तो इट इज नॉट गोइंग टू हैपन कैसे ये सारे मसले हल हो जाएंगे। तो मसला भी हल नहीं होगा, उल्टा हम बिजनेस को भी डैमेज करेंगे। इसलिए इस सॉल्यूशन में कोई दम नहीं है, इसलिए इसको भी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम इसकी जगह और अल्टरनेटिव सोचते हैं। और क्या कर सकते हैं एनीबॉडी? लॉन्ग कैश साइकिल would be a possible feature. क्या चीज? लॉन्ग कैश लॉन्ग कैश साइकिल? हाउ? सर शॉर्टेज कैश की वजह से हो रहा है। अकाउंट्स रिसीवेबल में है, फर्स्ट और सेकंड मंथ में है, वो मिल जाते हैं अगर हम सीजन नहीं करते। इससे जो है काफी ज्यादा जो है कैश अरेंज हो सकता है। हम सीजनल बिजनेस नहीं करते तो, लेकिन हमारा बिजनेस सीजनल है और हम ये डिस्कस कर चुके हैं अभी अभी कि अगर हम इसको नॉन सीजनल मेथड के पर ले जाएंगे उल्टा कैश फ्लो फंस जाएगा। यू डोंट गेट दिस। ये लाइन किस चीज की? ये आपका कैश है, ये आपका कैश लग रहा है। लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन। अब क्योंकि यहाँ पर कोई वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस में मैंने चीजें बनाई नहीं हुई, लेकिन जब आप प्रोडक्शन कर रहे हैं और सेल नहीं कर रहे, उसको स्टोर कर रहे हैं अपने पास, तो डेफिनेटली आपके पास कैश आ तो नहीं रहा। लेकिन प्रोड्यूस करने पे रॉ मटेरियल लग रहा है, वेजेस लग रही है लेबर की, प्लांट के कोई ओवरहेड्स हैं वो लग रहे हैं, डेप्रिसिएशन लग रही है, बाकी चीजें लग रही है। तो आपका जो कैश लग रहा है वो तो लगता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और ये वापस नहीं आ रहा है क्योंकि सेल नहीं हो रहा, बढ़ता जा रहा है। वो सीजनल रिसीवेबल है, सीजनल रिसीवेबल है, वो सीजन जब आएगा तब तक बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है कॉस्ट, पैसे लगते जा रहे, कैश फ्लो फंसता जा रहा है आपका कैश। ये सारा ट्रैप्ड कैश है यहाँ पर। जब तक कि वो चीजें सेल होनी शुरू नहीं होती तो ये थोड़ा सा पैसे आने शुरू होंगे, वो भी कब? 48 डेज के बाद। तो ये अभी भी जाएगा और फिर यूं आएगा। जब पैसे आने शुरू होंगे तो वो ये जो कैश आपका है ये रिकवर होगा। गेट द आइडिया? इस वजह से इट मेक्स लिटिल सेंस कि हम लेवल प्रोडक्शन करें और उसके अंदर कैश जो हमारा फ्लो है वो आउटफ्लो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इनफ्लो। इनफ्लो तो फिर भी सीजन में ही आना है, और सीजन कुछ महीने का है, 5-6 महीने का मुश्किल से है, बाकी के 5-6 महीने पैसे लगते जा रहे हैं और स्टोर होते जा रहे हैं। मेक्स नो सेंस। इस वजह से हमने इसको डिक्लाइन किया है। चलें, एक ऑप्शन कटिंग डिविडेंड्स की मैं आपको बता चुका हूं कि ये तो अगर वो और इक्विटी देने पे नहीं मानते तो भी हम डिविडेंड कट करने की ऑप्शन टेबल पे जरूर रखेंगे कि भाई इस डिविडेंड पॉलिसी के साथ आप ये बिजनेस नहीं चला सकते, और डिविडेंड कट किया जाएगा। और ये बेस्ट पॉलिसी होगी टू शो द बैंकर्स, द क्रेडिट ऑफिसर कि हम सीरियस हैं, वी मीन बिजनेस, वी आर सीरियस। हम सबसे पहली चीज जो कट कर रहे हैं वो अपने डिविडेंड्स कट कर रहे हैं, ताकि वो हमें टाइम दे, और इसकी सीरियसनेस को देखते हुए वो हमें टाइम दे देगा। ठीक है, तो इसको तो कट करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। इससे बिजनेस के मामला हल नहीं हो जाएंगे, पैसे नहीं आ जाएंगे, लेकिन क्रेडिट ऑफिसर कन्विंस हो जाएगा, बैंक हमें थोड़ा सा टाइम दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, रिड्यूसिंग इन्वेस्टमेंट्स। एक सॉल्यूशन ये है और एक है इंप्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट्स कैसे रिड्यूस की जा सकती हैं? अगर आप ये देखें कि हम ये जो अगर कर भी लेते हैं, जो आपका एक पॉइंट था ना कि सर 48 डेज की जगह 30 डेज भी कर ले, मैंने कहा था थोड़ा डिस्काउंट दे दें, किसी भी तरह से कस्टमर को कन्विंस करें जी 30 डेज में पेमेंट करते हैं, ऑल्दो इट इज नॉट एडवाइजेबल। इससे बेनिफिट आपको पता है कितना होता है? 9 मिलियन INR, इंडियन रुपीज, 90 लाख जो इससे कैश फ्री अप होगा। ठीक है, वो भी एंड ऑफ ईयर जो डेट की रिडक्शन होनी है, पूरे ईयर की जो डेट की रिडक्शन होगी, जस्ट 9 मिलियन। इज दैट एनफ? इसकी जगह अगर हम देखें, इसके बिजनेस की स्टेटमेंट्स को देखें, तो अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है 2012 का, उसको साइजेबल इफेक्ट है उसका, तो उसको अगर हम रिड्यूस कर दें तो तकरीबन 24 मिलियन इंडियन रुपीस जो हैं वो फ्री अप हो जाते हैं। 2,40,00,000। मेक सेंस? अच्छा, ये क्या चीज है कैपिटल एक्सपेंडिचर?
मतलब आपने प्लान किया था कोई नई मशीन लेनी है, कोई नया पुर्जा लेना है, कोई नई चीज लेनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई नई बिल्डिंग बनानी है, वो नहीं कर रहे आप फिलहाल, टेम्परेरीली आपने उसको रोक दिया। कैसे समझाता हूं। ये फर्स्ट सोर्स होगा जहां से आप पैसे कुछ इकट्ठे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से भी इमीडिएटली पैसे नहीं आएंगे। मैं बता चुका हूँ बेस्ट सोल्यूशन इक्विटी से ही लेना होगा पैसों को। होगा क्या, अब जैसे मैंने बताया कि प्लांट चल रहा है, उसकी मशीन चलते चलते खराब हो गई, ठीक है, अब प्लांट की मशीन जब तक आएगी तब तक प्लांट बंद रहेगा। इस वजह से हम अपने पास इन चीजों का स्टॉक रखते हैं। तकरीबन प्लांट की वो मशीनें जो खराब हो सकती हैं, वो चीजें जिनकी वेयर डेथ हमें पता है कि हो जाती हैं या इनका टाइम करीब आने वाला है, उसको हम पहले से मंगवा के रखते हैं अपने पास, ठीक है। इस सिनेरियो में हम कैश स्ट्रेटजी हम क्या करेंगे, हमने जब नया पुर्जा लगा दिया ना, अब हम उसका नया ऑर्डर नहीं देंगे कि ये नया पुर्जा आया पड़ा, क्योंकि हमें पता है कि ये साल 1.5 साल तक कम से कम भी चलेगा ना, नया लगाया ये तो मेरे कल ही बंद हो जाए, हो सकता है बंद हो जाए, उसमें रिस्क इन्वॉल्व है, लेकिन ये बताइए कुछ ऐसा चलेगा ये नया पुर्जा, तो जितने नए पुर्जे साथ साथ रिप्लेस करते जा रहे हैं उनको नया स्टॉक मंगवाने के अंदर अभी हम डिले डाल रहे हैं। सीजन ऑफ होने का वेट करें, अगले सीजन कैश आने का वेट करें, किसी और सोर्स से पैसे अरेंज करने का वेट करें, कि इनकी इमीडिएट नीड नहीं होगी, उनकी दोबारा जो हमने फाइनेंसिंग का बजट रखा हुआ है उसके ऊपर पैसे ना लगाए जाए, तो भी कुछ पैसों की सेविंग हो जाएगी, लेकिन दिस विल आल्सो टेक टाइम। अब लास्ट ऑप्शन जो टेबल पे है, इंप्रूविंग द प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कॉस्ट कम करके। कॉस्ट कम करना हमारे लिए एक मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए था पास में भी, और अब भी हमारे लिए कंसर्न होना चाहिए कि हमारी जो कॉस्ट है वो 80% से भी ज्यादा है, ठीक है। इसमें भी हमने इंटरेस्ट नहीं डाला, मुझे तो किसी स्टूडेंट ने बल्कि कहा एक और कॉस्ट भी नहीं डाली, और टैक्स इसमें से कटता है भी 20% जो बचता है उसमें से, तो हमें कॉस्ट कम करने की जरूरत है। एंड मजे की बात, अगर हम कॉस्ट कम भी करते हैं, ये जो आपका है रॉ मटेरियल आप खरीद कर लाते हैं, ठीक है, मैं इसको बाइफरकेट कर रहा हूं डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर। जो रॉ मटेरियल आप खरीद कर लाते हैं 55% ऑफ कॉस्ट है उसकी, ऑफ जो सेल्स है, सेल्स का 55% सिर्फ आप रॉ मटेरियल खरीद कर लाने में दे देते हैं। डेफिनेटली इतना एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल होगा तो डेफिनेटली अगेन इसमें कोई आगे चल के हम ये देखेंगे तो इनएफिशिएंट रॉ मटेरियल वेस्ट तो नहीं हो रहा, उसको भी किस तरह से यूज किया जा सकता है, लेकिन इस पॉइंट पे हम जो खरीद के ला रहे हैं वही 55% ऑफ सेल्स है। अगर हम इसको 4% भी घटा लें तो तकरीबन आई थिंक 40 मिलियन का बेनिफिट होता है एनुअली, 40 मिलियन सेव होता है, और जबकि हम 30 डेज का इन्वेंटरी साइकिल कर देंगे इससे भी ज्यादा सेव हो रहा होगा। सबसे ज्यादा पोटेंशियल सिर्फ इस तीन चीजों के अंदर है कि अगर अपनी कॉस्ट रिड्यूस कर लो, माल आएगा बनेगा बिक जाएगा, आएगा बनेगा बिक जाएगा, उसके ऊपर आपको बार बार रिटर्न मिल रहा है, तो अच्छा रिटर्न सेव हो जाता है। सिर्फ 4% अगर हम रिड्यूस, मैं ऑप्टिमिस्टिक बात करूं 2% कर ले, डिफरेंट सोर्सेज में से 2 3 4% करके हम कम कर सकते हैं। इस तरह जो हमारा इसकी प्रोसेसिंग का इसके ऊपर आगे वर्किंग होती है उसकी कॉस्ट तकरीबन आई थिंक 33% है 34% है, लेट मी चेक, मैंने लिखी थी मुझे भूल गई है, या 39 मिलियन इंडियन रुपीस का फायदा हो रहा था सिर्फ ये 55% जो है इसको 51% ऑफ सेल्स करने से। इसी तरह से जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट है उसको फर्दर मैन्युफैक्चर करने की, वो 34% ऑफ सेल्स है, जिसको अगर हम सिर्फ 4% कम करके 30% पे लें तो भी बहुत ज्यादा रेवेन्यू बचाया जा सकता है। सिमिलरली सेल्स का 4% अगेन वही तकरीबन 39 मिलियन मिल जाएगा ऑलमोस्ट। सिमिलरली अगर जो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उनको देखिए, इसके अंदर मैं बड़ा क्लियर आपको बता सकता हूं, पहले 3% थे पिछले साल, इस साल 6% है। हमने पहले लेवल के पर ही बढ़ने क्यों दिए, और फिर यहाँ कहाँ हम ओवर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग था उसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि कहीं रॉ मटेरियल वेस्ट तो नहीं हो रहा, कहीं कोई चीज वेस्टेज की तरफ तो नहीं जा रही, कहाँ से हम इसको कट डाउन कर सकते हैं इस तरह से कि हमारे पास वेस्टेज कम से कम हो और कॉस्ट इसकी कम हो जाए। सिमिलरली ऑपरेशंस को भी देखेंगे हम इस तरह, 6% पे कॉस्ट चलेगी, इसको रिड्यूस करके वापस 3% पे तो ले आए हम, 1 2 3% घटाया जा सकता है ना इसको, पहले 3% थी तो अब भी हम कर सकते हैं। अगेन बोर्ड से जब बात करेंगे तो वो नेफ्यूज की बात होगी कि भाई इनको हम इस वक्त याद, अगर तो जरूरत है तो लेट्स सी,
अगर जरूरत के बगैर रखे गए तो डेफिनेटली आपको उसके ऊपर भी हल करना होगा कोई ना कोई, कि इस वक्त ये हम नहीं रख सकते, लेटर ऑन वी माइट थिंक अबाउट दैट, बट एज ऑफ नाउ ले ऑफ तो शायद करने पड़ जाए। आपको कॉस्ट घटानी है, और इस ऑपरेशंस की कॉस्ट जो 6% है इसको भी 3% पे करेंगे तो डेफिनेटली ये तकरीबन 4 4 8 9 10 11% का डिफरेंस बन जाता है। will improve your profitability and cash flow much significantly than any other solution. या कंपेटिटिव एज भी मिलेगा आपको। एंड इस तरह के बिजनेस के अंदर कॉस्ट इज द बेस्ट थिंग जिसके ऊपर आप बिजनेस कर रहे होते हैं। जितनी आपकी कॉस्ट कम होगी उतनी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि आप अपने सेल प्राइस को ज्यादा एडजस्ट नहीं कर सकते, आपको कंपेटिटर के हिसाब से देनी है, तो आप अपनी कॉस्ट की तरफ जाते हैं। और आप डेफिनेटली जैसे कि मैंने कहा रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, उससे बात करें, भाई इतना रॉ मटेरियल मैं तुमसे खरीदता हूँ, मुझे कोई इस पर डिस्काउंट तो दो, तुम मुझे टाइम नहीं देते, चलो डिस्काउंट ही दो फिर इसके ऊपर, तो मुझे 15 दिन में पेमेंट करनी थी, कुछ तो कम करो। या और सप्लायर्स को आप एक्सप्लोर करें, क्या पता ये दूर से सप्लाई करते हो, आप लेते हो, ट्रकिंग का खर्चा ज्यादा आ जाता है, रॉ मटेरियल लाने का और चीजें पड़ जाती हो। आप देखिए करीब कोई सोर्स करता है इस तरह का मटेरियल, आप ये देख लें कि कोई और सस्ते में देने को तैयार है, कोई यार आपको इसके अंदर बेटर डील देने को तैयार है। यू कैन सर्च फॉर ऑप्शंस, और आप उसको बता सकते हैं अपने भी सप्लायर को, देखो भाई ये बंदा मुझे इतने में देने को, क्या तुम मुझे इतने में दोगे तो फिर मैं लूंगा। कॉस्ट रिड्यूस करने की एफर्ट करने से रिड्यूस होगी। और ये लास्ट था स्ट्रोक जिसके ऊपर हमारे पास आखिरी ऑप्शन है कि प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव करने से सबसे ज्यादा बेनिफिट